नमस्कार दर्शकों, मेरा भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत की राजनीति में चुनावों का मतलब केवल वोटों की गिनती ही मात्र ही नहीं होता, बल्कि भारतीय चुनाव में असली परीक्षा होती है राजनीति के दांवपेच की, रणनीति की और दुर्दशा की। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना तय है और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे। जहां सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल है, वहीं विपक्ष के पास 60 वर्षों की रणनीतिक चतुराई भी शामिल है। लेकिन इस अखाड़े में अचानक से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अचानक से नज़र टिक गई है अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों का चेहरा हटा करके अपना चेहरा राजनीति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना चेहरा चमका दिया है। अब यदि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की जीत होती है या इंडिया अलायंस की जीत होती है तो केजरीवाल के माथे सेहरा चढ़ेगा। लेकिन यदि सत्ता पक्ष की जीत होती है तो केजरीवाल की छवि निश्चित ही इस उपराष्ट्रपति के चुनाव से धूमिल होने वाली है। कहीं यह रणनीति राष्ट्रीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी ला सकती है। अब देखते हैं कि इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की रणनीतिक कौशल कितना कामयाब होने वाला है या उनकी कौन सी चाल इस चुनाव में सत्य सिद्ध होने वाली है। भारत की राजनीति में आज़ादी के बाद से आज तक सभी चुनावों में उपराष्ट्रपति का चुनाव हमेशा से एक महत्वपूर्ण घटना रही है, क्योंकि यह केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बल्कि यह राजनीतिक एकता, गठबंधनों की मजबूती और कभी कभी क्रॉस वोटिंग की संभावना को भी दर्शाता है। 2025 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के जैसी घटना के लिए अचानक से हालातों ने करवट ली है, क्योंकि 2022 में उपराष्ट्रपति धनखड़ चुने गए थे, लेकिन उन्होंने 21 जुलाई 2025 को अचानक से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जिस कारण से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया और उसके चुनाव के लिए चुनाव आयोग को अधिसूचना जारी करनी पड़ी। अब देखते हैं कि 2025 में होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या परिस्थितियां बनती हैं। भाजपा की तरफ से या एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि इंडिया अलायंस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है, जो आंध्र प्रदेश से आते हैं। लेकिन इस पूरे उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक व्यक्तित्व विशेष रूप से उभर कर आता है। वह आदमी है दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने विपक्षी एकता को साधने के लिए तेलुगु देशम अस्मिता का जो प्रश्न विपक्ष के सामने खड़ा कर दिया है, उससे एनडीए के नेता निश्चित ही परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। भाजपा का रणनीतिक कौशल निश्चित ही गड्ढे में जाता दिख रहा है। ऐसे में केजरीवाल की यह रणनीति अंकगणित नहीं, बल्कि राजनीति का विज्ञान का एक नया सूत्रपात करने वाली है। उपराष्ट्रपति पद का जो पद है, वह भारतीय संविधान में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के तहत होता है। इस प्रकार से भारतीय लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कुल मिलाकर राज्यसभा और लोकसभा में 788 मतदाता हैं, जिनमें बहुमत के लिए कम से कम 395 का आंकड़ा जीतने के लिए निश्चित ही चाहिए। वर्तमान में हालात जैसे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि भाजपा या एनडीए के समर्थन में लगभग 422 सदस्य या मतदाता हैं, जबकि विपक्ष के खेमे में 360 मतदाता हैं इस वर्तमान परिस्थितियों में। यदि एनडीए के 20-30 मतदाता इधर से उधर हो जाते हैं या अंतर आत्मा की आवाज़ पर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो भाजपा या एनडीए को निश्चित ही बहुत तगड़ा झटका लग सकता है और विपक्ष का यदि ये 30-35 वोट मिल जाते हैं तो विपक्ष का उपराष्ट्रपति बनने में किसी प्रकार की कोई संदेह वाली स्थिति नहीं रह सकती है। इस उपराष्ट्रपति चुनाव की एक और विशेषता होती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है। केवल अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ पर ही राज्यसभा और लोकसभा के सांसद उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग करते हैं। ऐसी स्थिति में तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं या कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं के द्वारा क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि केजरीवाल ने जो दांव खेला है तेलुगु अस्मिता का, उसके कारण चंद्रबाबू नायडू अचानक से बहुत ज़्यादा सक्रिय राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण है कि जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के बहुत करीब है। चंद्रबाबू नायडू ने जब ये सूचना सुनी और इसके अलावा भाजपा के द्वारा जो 130वां संविधान संशोधन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तार होने और उन्हें 30 दिन तक जेल में रहने पर पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा या पद से हटा दिया जाएगा, उसके कारण बहुत विकराल रूप से आहत है। इसी कारण से चंद्रबाबू नायडू सीधे दिल्ली आए तो वे उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार बी सुदर्शन के साथ नहीं मिले, बल्कि राधाकृष्णन के साथ नहीं मिले, बल्कि सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास गए और उन्होंने अपने आंध्र प्रदेश के लिए 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज की मांग की, जिसको सुनकर के भाजपा सांसद में फंसी हुई है। चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि इस समय भाजपा की मजबूरी है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को जिताने के लिए भाजपा मजबूरी में 5,000 करोड़ का पैकेज आंध्र प्रदेश की सरकार को निश्चित ही देगी। इसके अलावा केजरीवाल द्वारा जो तेलुगु अस्मिता का सवाल बनाया गया है केंद्रीय मुद्दे में, तो चंद्रबाबू नायडू उससे भी आहत हैं। यदि उन्होंने राधाकृष्णन जी को वोट किया, एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया, तो उनकी लोकल राजनीति निश्चित ही खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू ऊहापोह की स्थिति में हैं। चंद्रबाबू नायडू ही नहीं, उनके समर्थक जो उनके सांसद हैं टीडीपी के, वे भी अंतर आत्मा की आवाज़ पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इस स्थिति से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति उपराष्ट्रपति पद के लिए बन रही है। अब देखते हैं कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन किस प्रकार के राजनेता हैं या किस प्रकार के उम्मीदवार हैं। सीपी राधाकृष्णन एक अनुभवी राजनेता हैं जो भाजपा से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वे तमिलनाडु से आते हैं, पहले झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं।
इसलिए आरएसएस का भी उनको समर्थन प्राप्त है। इसीलिए सीपी राधाकृष्णन को एनडीए की तरफ से मजबूत कैंडिडेट या उम्मीदवार माना जा रहा है। लेकिन तेलुगु अस्मिता और टीडीपी के सांसदों के सामने अंतरात्मा की आवाज़ पर यदि वोट देने का स्थिति बनी तो निश्चित ही 20 या 30 वोट इधर से उधर हुए तो भाजपा को लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि यदि बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव जीतते हैं तो दक्षिण भारत में भाजपा की स्थिति निश्चित ही कमज़ोर पड़ जाएगी। इस संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और आंध्र प्रदेश से ही आते हैं। उन्होंने 2006 और 2011 में 2006 से 11 तक सुप्रीम कोर्ट में अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण फैसलों में अपना हिस्सा लिया और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं भूमि अधिग्रहण और मानवाधिकार से जुड़े हुए मामले हैं। ऐसी स्थिति में जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि यदि अंतरात्मा की आवाज़ पर तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने वोट दिया तो भाजपा के लिए ऊहापोह की स्थिति हो जाएगी। भाजपा का समर्थित उम्मीदवार हार भी सकता है। इसके अलावा वर्तमान में जो हालात बने हुए हैं वह भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह की स्थिति दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, जिसका उदाहरण हमको 21 और 22 तारीख को जब संसद में 130वां संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, उस समय के जो हालात थे, उस समय के जो 2 तस्वीरें थी, वो उनकी तस्वीर बयां करने के लिए मजबूत माने जा सकते हैं। क्योंकि जिस समय अमित शाह ये बिल पेश कर रहे थे 130वां संविधान संशोधन, उसी समय विपक्ष के नेता उस संशोधन विधेयक को फाड़ करके अमित शाह के ऊपर गोले बनाकर फेंक रहे थे। जबकि आज तक 12 साल जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसी आपत्तिजनक स्थिति भाजपा के गृह मंत्री और मोदी जी की नहीं रही। इसके अलावा मोदी जी जब लोकसभा में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय नारे लग रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। इसके अलावा जब अमित शाह राज्यसभा में भाषण दे रहे थे तब लोग नारे लगा रहे थे कि तड़ी पार गो बैक, तड़ी पार गो बैक। ऐसी स्थिति आज तक 12 साल के शासन में आज तक नहीं आई थी, लेकिन आज वो स्थिति है कि भाजपा के नरेंद्र मोदी और अमित शाह मजबूर हैं ऐसी बेइज्जती को झेलने के लिए। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो चुनाव हुए उसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे अध्यक्ष पद के लिए। उनमें भी दोनों ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के थे। एक असंतुष्ट नेता राजीव प्रताप रूडी थे और अमित शाह के समर्थन से संजीव बालियान ने भी अपना पर्चा दाखिल किया था। अमित शाह ने अपने स्वयं के द्वारा वोट दिलाया और दिया भी, लेकिन अमित शाह का उम्मीदवार संजीव बालियान जो थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लिए, वह चुनाव हार गए। इसका अर्थ एक निकलता है कि वह तो जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव था वह तो टेलर था। अब उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह भारतीय राजनीति का वार्म अप मैच है। असली चुनाव यानी कि असली मैच या असली टेलर पिक्चर जो रिलीज होगी वह बिहार के चुनाव के बाद होगी। वह मैच भारतीय राजनीति का फाइनल मैच माना जाएगा, क्योंकि बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस प्रकार से रैलियों का आयोजन करके
धुआंधार तरीके से प्रचार कर रहे हैं और वहाँ जन जन की जबान पर ये नारा चढ़ गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। इसके अलावा आम जनमानस में बिहार के यह बात गहराई तक बैठ चुकी है कि भाजपा वोट चोरी करके चुनाव जीतती है। इसीलिए बिहार में भाजपा की जीत या एनडीए की जीत असंभव दिखाई दे रही है। इसका अर्थ एक ही निकलता है कि भाजपा के दिन अब लद चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीद है सितंबर के महीने में ही अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे सकते हैं। यदि त्यागपत्र नहीं दे सकते हैं तो उनको अभी और बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव एक वार्म अप मैच की तरह भारतीय राजनीति में देखा जा रहा है और उम्मीद है कि कौन जीतता है ये तो वक्त के गर्भ में बात है, लेकिन बाजियां, चतुराइयां, रणनीतिक कौशल, दावे प्रतिदावे एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की तरफ से ही अपने उम्मीदवारों को जिताने की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन असली प्रभाव इस मैच का तब आएगा जब यदि अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर के राज्यसभा और लोकसभा के भाजपा के सांसद यदि वोट कर देते हैं तो भाजपा के तोते निश्चित ही राजनीति में उड़ जाएंगे और ऐसा लगता है कि आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी तस्वीर साफ होने वाली है। देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी जीतते हैं या सीपी राधाकृष्णन जीतते हैं। आपको किस उम्मीदवार की जीत निश्चित लगती है? कमेंट करके हमको अवश्य ही बताएं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपके आभारी रहेंगे। बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।